गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम अपना 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पादपों में जन्म। इससे पहले हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था, जीवों में जन्म, जिसमें हमने लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, उनमें अंतर वगैरह और बहुत सारी बुनियादी चीजों के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है पादपों में जनन, इसमें हम केवल पौधों में जो जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और पौधों में भी कौन से जनन के बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, तो पौधों में लैंगिक जनन किसमें होता है, जो आवृतबीजी पौधे हैं, हमें आवृतबीजी पौधों के बारे में पढ़ना है। अब आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं, तो नाम से ही पता पड़ रहा है, आवृत का मतलब होता है आवरण और बीजी का मतलब है बीज। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनमें बीज के चारों तरफ कोई आवरण पाया जाता है और इस आवरण को बोलते हैं हम फल। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब भी किसी पौधे में फल लगता है तो फल का निर्माण कब होता है, फल का निर्माण होता है पुष्प खिलने के बाद। पहले पुष्प का निर्माण होगा, उसके बाद में फिर फल बनेगा और फल के अंदर बनेंगे बीज। ठीक है, ये जो पुष्प होता है, ये पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, तने का रूपांतरण ही होता है पुष्प। रूपांतरण किसका रूपांतरण होता है, ये तने का रूपांतरण। ठीक है, तो हम थोड़े से लैंगिक जनन के लिए हमको पुष्प की संरचना पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पौधों में लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के माध्यम से ही होता है। पौधे के जो भी लैंगिक अंग होते हैं वो पुष्प में ही बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पुष्प के बारे में पढ़ते हैं कि पुष्प होता क्या है और उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक प्रारूपिक पुष्प का अध्ययन करेंगे और उसकी प्रमुख भूमियां जो होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रारूपिक पुष्प, देखिए, अब एक प्रारूपिक पुष्प जो होता है तो उसके कुछ घटक होते हैं, कुछ भाग होते हैं। इन भागों का जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं पुष्प के क्या क्या भाग हो सकते हैं। देखिए, मैंने ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बनाई है। ठीक है, ये किसी पौधे विशेष का पुष्प नहीं है, एक प्रारूपिक पुष्प है। प्रारूपी उसको बोलते हैं जिसमें हमें किसी भी अंग के या किसी भाग के सभी जो उपांग होते हैं या उसके जो घटक होते हैं वो सभी हमें एक ही जगह दिखाई दें। तो ये प्रारूपिक पुष्प की संरचना है। तो देखिए, कोई भी पुष्प हो उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है उमंग,
और चौथा होता है जायाम। ठीक है, और ये जो चारों भाग होते हैं, इन चारों भागों को बोला जाता है भ्रमी। क्या बोला जाता है? भ्रमी या भ्रमिया। ठीक है, इंग्लिश में इसको होर्न बोलते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो जहां आप भ्रमी पढ़ेंगे तो भ्रमी के आगे ही ब्रैकेट में आपको किताब में होर्न लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो पुष्प होता है उसमें 4 भ्रमियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी भ्रमियां होती है? सबसे पहली होती है बाह्य दलपुंज, दूसरी होती है दलपुंज, तीसरी पुमंग और चौथी जायाम। चलिए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो चारों भ्रमियां हैं इनकी पुष्प में स्थिति क्या होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। तो तने में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्व होती है, पर्व संधियां होती हैं, और जो पर्व संधियां होती है वहां पत्तियां लगी होती हैं। इसी प्रकार पुष्प है। ठीक है, तो पुष्प एक रूपांतरित तना है, तो इसमें ये पर्व संधियां बहुत पास पास स्थित होती हैं। ठीक है, चलिए जो पुष्प होता है पुष्प में सामान्यतः जो आपने सबसे बाहर हरे रंग की कुछ संरचनाएं देखी होंगी जो हरे रंग की होती हैं, ये मैं जो अभी ड्रॉ कर रहा हूं आपको ये दिखा होगा। ठीक है ना, कोई भी पुष्प हो उसमें सबसे बाहर की तरफ हरे रंग की संरचना पाई जाती है। इस हरे रंग की संरचना को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप ये नीले रंग की आउटलाइन देख रहे हैं। ये नीले रंग की आउटलाइन बनाई है मैंने। ये कितनी दिख रही है आपको? 3 दिख रही है। इनको बोलते हैं दल पुंज। ठीक है, उसके बाद में ये गुलाबी रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये वाली गुलाबी रंग की संरचना ये जो मैंने बनाई है, इस पूरी संरचना को बोलते हैं हम पुमंग। ठीक है, और ये बीच में हरे रंग की एक और संरचना मैंने बनाई है। इस पूरी संरचना को बोलते हैं जायाम। ठीक है, तो ये पुष्प के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, और इन 4 महत्वपूर्ण भागों को जानना जरूरी है। इनको हम भाग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? भ्रमियां। तो पुष्प में एक कोई भी प्रारूपिक पुष्प हो तो उसमें 4 भ्रमियां पाई जाएंगी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायाम। अब एक चीज याद रखिए, जो बाह्य दल पुंज होते हैं ये वैसे संख्या में 4 या 5 या बहुत अधिक हो सकते हैं। उनमें से प्रत्येक को बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाह्य दल। इसी तरह जो दलपुंज होता है इसका एक नाम और भी है, इसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। ठीक है, पुमंग और जायाम। अब इस पूरी संरचना में आपको नीचे एक और ये छोटी सी संरचना दिख रही है व्रंत जैसी। ये पुष्प में शामिल नहीं होती, कुछ पुष्प में ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसको बोलते हैं हम पुष्प व्रंत। ठीक है, पुष्प व्रंत का ऊपरी भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को बोलते हैं हम पुष्पासन। ये हो गया पुष्पासन। तो देखिए कोई भी पुष्प हो उसके जो लैंगिक भाग होते हैं वो केवल 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीसरे और चौथे नंबर वाले घटक, पुमंग और जायाम। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पुमंग और जायाम का अध्ययन है, लेकिन बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्प व्रंत और पुष्पासन इनको भी पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो 4 भाग हैं पुष्प के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायाम, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी पुष्प कई प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में जब हम पौधों के बारे में पादप ऊतक पढ़ते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो पुष्प होता है वो पूर्ण पुष्प होता है, अपूर्ण पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। बहुत सारी चीजें हमने पुष्प के बारे में पढ़ी है, हमें उस चीज का यहाँ अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम सीधे बात करेंगे पुमंग की। ठीक है, चलिए पुमंग। तो देखिए जो पुमंग होता है उसके स्पष्ट 2 भाग होते हैं। इस प्रकार का ये पुमंग पाया जाता है और इसके 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम
परागकोश, ठीक है। और जो नीचे तंतुवत संरचना होती है इसको बोलते हैं हम पुतंतु, ठीक है। ऊपर वाला भाग होता है परागकोश और नीचे वाले भाग को जो तंतु के समान संरचना दिख रही है इसको कहते हैं हम पुतंतु। अब ये जो परागकोश होता है इसका कार्य क्या होता है, वास्तव में इसका जो कार्य होता है वो पराग कणों का निर्माण करना होता है। मींस इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं पराग कण, ठीक है। परागकोश में क्या बनते हैं, पराग कण। और पुतंतु का कार्य क्या होता है, पुतंतु का कार्य होता है ये परागकोश को पुष्प में एक निश्चित स्थिति पर बनाए रखता है, ठीक है। परागकोश को एक अवलंबन प्रदान करता है, उसको यथास्थान बनाए रखता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पुतंतु आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में होता है। परागकोश किसका भाग होते हैं, पुमंग का भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक परागकोश होता है दूसरा पुतंतु होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, तो आपको एंड्रोसियम नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है, एंड्रोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम नाम भी याद रखिए। पुमंग को एंड्रोसियम बोलते हैं और ये जो एक संरचना है पुमंग की, जो एक संरचना है इस एक को बोलते हैं हम पुंकेसर, ठीक है। पुमंग किसका नाम है, पुमंग पूरी भ्रमी का नाम है। मैंने आपको बताया पुष्प में 4 भ्रमियां होती हैं, ठीक है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायाम। तो जो तीसरी भ्रमी है उस तीसरी भ्रमी का नाम है पुमंग और पुमंग को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोसियम। और पुमंग में बहुत सारे सदस्य होते हैं इस प्रकार के, तो इसमें से एक सदस्य को क्या बोलेंगे हम, पुंकेसर। इंग्लिश में इस पुंकेसर का नाम है स्टेमन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों नाम याद रखना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हिंदी नाम भी पूछ लेते और कभी कभी इंग्लिश नाम को हिंदी में लिखकर भी पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। स्टेमन, पुंकेसर, एंड्रोसियम मतलब पुमंग, ठीक है। चलिए, तो क्या है, परागकण का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं परागकण की संरचना के परागकण दिखता कैसा है, ठीक है। चलिए, परागकण, तो देखिए परागकण क्या है, एक प्रारूपी परागकण की संरचना हम वृत्ताकार मतलब गोलाकार समझ सकते हैं, लेकिन जो परागकण होता है वे कई आकृति के होते हैं। चपटे हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं, अनियमित आकार के हो सकते हैं, किसी भी आकार के वे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए जो परागकोश होता है उसमें स्पष्ट 2 भित्तियां पाई जाती हैं। जो बाहरी भित्ति होती है, ये बाहरी भित्ति है, इसको बोलते हैं हम एक्साइन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको एक्साइन ऐसे लिखेंगे और हिंदी में बोलेंगे इसको बाह्य चोक,
ठीक है, और ये आंतरिक चोल। ठीक है, अब जो बाह्य चोल होता है ये इसके भी दो परत होती हैं। सबसे पहला जो बाह्य चोल होता है इसको बोलते हैं हम एक्सोएक्साइन। ठीक है, जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं हम एंडोएक्साइन। ठीक है, हिंदी में भी हम इसको यही लिखेंगे, एक्सोएक्साइन और एंडोएक्साइन। ठीक है, मींस बाहरी बाह्य चोल और भीतरी बाह्य चोल। ठीक है, चलिए अब ये जो परागकण होता है इस परागकण के अंदर दो बड़े बड़े केंद्रक पाए जाते हैं। वास्तव में इसका जो केंद्रक होता है वो विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। एक सबसे पहले एक बड़ा केंद्रक जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला केंद्रक। ठीक है, इस केंद्रक को बोलते हैं वर्धी केंद्रक। ठीक है, और जो दूसरा छोटा केंद्रक होता है इस छोटे केंद्रक को बोलते हैं हम जनन केंद्रक। ठीक है, अब जब निषेचन की क्रिया होती है तो जनन केंद्रक से ही नर युग्मकों का निर्माण होता है। किससे? जो जनन केंद्रक होता है इसी से ही युग्मकों का निर्माण होता है। बाकी दोनों केंद्रकों के अंदर केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होता है। ठीक है, क्योंकि परागकण एक कोशिका होती है। ठीक है, तो ये परागकण की संरचना। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि एक प्रारूपिक परागकण का नामांकित चित्र बनाइए, तो देखिए बहुत आसान चित्र होता है। ठीक है, इसमें हमको जो मेनली चीजें वर्णन करना होती है, याद रखिए किस किस को बताते हैं हम। एक तो एक्साइन बताते हैं, मींस बाह्य चोल। आंतरिक चोल, आंतरिक चोल को हम अंग्रेजी में इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, नाम यदि किसी बच्चे को अंग्रेजी में याद करना हो तो इंटाइन बोलते हैं अंदर वाले को, एक्साइन बोलते हैं बाहर वाले को। फिर बाहर वाला जो एक्साइन होता है ये भी दो भागों का बना होता है। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं हम एक्सोएक्साइन और उसके अंदर वाली परत को बोलते हैं हम एंडोएक्साइन। फिर ये जो परागकण होता है इसके अंदर दो बड़े केंद्रक पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा केंद्रक होता है उसको वर्धी केंद्रक बोलते हैं और जो छोटा केंद्रक होता है उसको हम जनन केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो परागकण है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो परागकण है ये कहां पर बनता है, तो आंसर क्या होगा? परागकण पौधे में परागकोश में निर्मित होते हैं। परागकोश किसका भाग होता है? तो परागकोश पुंकेसर का भाग होता है। पुंकेसर किसका घटक होता है? पुंकेसर पुमंग का घटक होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो परागकण है ये परागकण पादप जनन में क्या भूमिका निभाते हैं? तो देखिए हमने लैंगिक जनन पढ़ा था, उसको छोटा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। तो लैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था? लैंगिक जनन में दो युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक बनता है और दूसरा मादा युग्मक बनता है। ठीक है, दोनों युग्मकों के समेकन को क्या बोलते हैं हम? निषेचन। ठीक है, तो निषेचन होने के लिए किस किस की आवश्यकता है? नर युग्मक की और मादा युग्मक की। अब ये जो परागकण है ये परागकण निर्माण करेंगे नर युग्मक का। तो नर युग्मक किससे निर्मित होता है? परागकणों से। ठीक है, वास्तव में जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक नहीं होते, याद रखिए। परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकणों से या परागकणों में नर युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो परागकण क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं नर युग्मकोद्भिद। याद रखिए, परागकण क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 नंबर की जो ओटी आती है तो जो नर युग्मक है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो नर युग्मक का निर्माण नर युग्मकोद्भिद में होता है। ठीक है, अब ये नर युग्मकोद्भिद बनता कैसे है? तो चलिए इसके निर्माण को देखते हैं। देखिए जो नर युग्मकोद्भिद है इसकी संरचना बहुत आसान होती है। मान लीजिए ये कोई परागकण है, ठीक है, और इसके हम केवल एक ही
चोल बनाएंगे, दोनों चोलों को हम नहीं बनाएंगे, दोनों भित्तियां हम नहीं बनाएंगे, केवल एक ही भित्ति बनाएंगे। ठीक है, अब ये परागकण क्या होता है, ये इसी अवस्था में वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इसमें अंकुरण प्रारंभ होगा। क्या होगा, अंकुरण प्रारंभ होगा। तो अंकुरण किस प्रकार प्रारंभ होगा, मान लीजिए ये परागकण है और ये इसी तरह वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद इससे एक नली के समान संरचना बनती है। ठीक है, और ये जो नली के समान संरचना है ये धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, और ये उपयुक्त लंबाई के अनुसार बड़ी हो जाएगी। ये पूरी संरचना कहलाती है नर युग्मकोद भेद। अब इसमें जो जनन केंद्रक था, वो जनन केंद्रक क्या करता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला प्राथमिक केंद्रक और दूसरा द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, पहला क्या बनाएगा, प्राथमिक केंद्रक, और दूसरा क्या बनाएगा, द्वितीय केंद्रक। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, अब इनके हम नाम देख लेते हैं। तो ये तो क्या है, ये है नर युग्मक। ठीक है, ये पहला प्राथमिक, ये दूसरा द्वितीय। इस पूरी जो गुलाबी रंग की संरचना आपको दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम है पराग नलिका। ठीक है, ये संरचना नीले रंग की संरचना, ये क्या कहलाती है, पराग कण। ठीक है, इस पूरी संरचना को, जिसमें दो नर युग्मक, एक परागनलिका तथा परागकण होता है, इस संरचना को बोलते हैं हम नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद ये संरचना होती है। ठीक है, यहां तक हुआ पुंकेसर का वर्णन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम स्त्री केसर की, मीन्स जायाम की। ठीक है, अब जायाम क्या होता है, पुष्प में जो चौथी भ्रमी होती है, कौन सी वाली भ्रमी, चौथी भ्रमी, चौथे नंबर की जो भ्रमी होती है, उस भ्रमी का नाम है जायाम। ठीक है, और अंग्रेजी में जायाम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम इसको बोला जाता है। अब जिस तरह पुमंग के सदस्य को हम पुंकेसर बोलते हैं, इसी तरह जायांग के जो सदस्य होते हैं उसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। उसको हम स्त्री केसर नहीं, अंडक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडक। स्त्री केसर तो जायांग का ही एक नाम और है। ठीक है, जायांग को स्त्री केसर भी बोलते हैं। अंडक, अंडक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल, याद रखिएगा, अंडक मीन्स कार्पल। अब अंडक क्या होता है, अंडक एक ऐसी संरचना होती है जिसमें बीजांड बनते हैं। क्या बनते हैं, बीजांड। ठीक है, तो बीजांड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीजांड को अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, दोनों नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में, परीक्षा में ओव्यूल आ गया तो आप क्या करोगे, तो आपको ध्यान रखना, ओव्यूल मतलब बीजांड। ठीक है, बीजांड जिसमें बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अंडक। ओव्यूल जिसमें बनते हैं उसको बोलते हैं कार्पल। ये अंडक किसका भाग होता है, अंडक भाग होता है जायांग का। और जायांग क्या है, जायांग पौधे की चौथे नंबर की भ्रमी होती है। पहली भ्रमी बाह्य दलपुंज, दूसरी दलपुंज, तीसरी पुमंग और चौथी जायांग। जायांग को हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। ठीक है, हमको यहां तक अध्ययन करना है और इसके आगे जाना है, अंडक। ठीक है, अब ये जो अंडक होता है या बीजांड होता है, बीजांड में क्या बनते हैं, बीजांड के अंदर बनते हैं मादा युग्मक। ठीक है, मीन्स
अंडकोशिका। ठीक है, हमको ये अंडकोशिका तक का अध्ययन करना है, क्योंकि अंडकोशिका और जो नर युग्मक है, इन्हीं दोनों के समेकन से क्या संपन्न होगा, निषेचन। ठीक है, तो हम यहां तक आएंगे। पहले हम जायंग की संरचना देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर एक प्रारूपी स्त्री केसर की हम बात करें, एक प्रारूपी स्त्री केसर की बात की जाए तो उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये नीचे वाला फूला हुआ भाग, ठीक है, इस फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं हम? इसका नाम है अंडाशय। इस फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, ऊपर का ये चपटा भाग, ऊपर का ये चपटा भाग है, इस भाग को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र। ठीक है, और बीच वाला ये शाफ्ट या पाइप के समान संरचना जो है, इसको बोलते हैं हम वर्तिका। ठीक है, तो जो जायांग होता है, जायांग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम वर्तिकाग्र, बीच वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका, और सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं अंडाशय। अब आपको ये संरचना दिख रही होगी, तो ये क्या है? ये पुष्पासन और पुष्पवृंत है। ठीक है, ये जायांग का भाग नहीं होता। ठीक है, ये बना दो या नहीं बनाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाए कि एक प्रारूपी जायांग का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये प्रारूपी जायांग का नामांकित चित्र हो गया। ठीक है, चलिए हम एक एक करके तीनों के कार्य देखते हैं कि इनकी क्या उपयोगिता होती है पादपों में जब प्रजनन होता है। तो देखिए, जो वर्तिकाग्र होती है, इसका कार्य होता है, ये जो परागकण होते हैं, परागकणों को पराग नलिका विकसित करने के लिए स्थान प्रदान करती है। यहाँ पर परागकण परागण के समय आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। यहाँ कुछ पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं, विशेषकर कार्बोहाइड्रेट, जिससे इनका पोषण होता रहता है और नर युग्मकोद्भिद आराम से वृद्धि कर देता है। ठीक है, जो वर्तिका होती है, वर्तिका का कार्य है, ये वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। ये ऊपर जो है वर्तिकाग्र और ये नीचे है अंडाशय, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य किसका है? वर्तिका का कार्य है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्तिकाग्र का कार्य क्या है? ये परागण के लिए परागकणों को स्थान प्रदान करती है, इसके ऊपर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ये नर युग्मकोद्भिद के विकास के लिए स्थान प्रदान करती है और उनको पोषण प्रदान करती है। जो अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड होते हैं, बीजांड के अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो वर्तिका क्या कार्य करती है? वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? ये वर्तिकाग्र एवं अंडाशय को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जोड़ती है। ठीक है, मीन्स एक माध्यम बनाती है जिससे पराग नलिकाएं विकसित होकर बीजांड तक पहुंच जाए। अंडाशय, अब अंडाशय का क्या कार्य है? तो अंडाशय का कार्य है कि अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड कहाँ निर्मित होते हैं? अंडाशय में निर्मित होते हैं। ठीक है, और बीजांड के अंदर क्या बनते हैं? बीजांड के अंदर बनते हैं अंडाणु या अंडकोशिका। ठीक है,
तो ये इन सब के कार्य होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बीजांड की संरचना। क्यों? क्योंकि जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर में सबसे महत्वपूर्ण संरचना है बीजांड की संरचना। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। कभी कभी नामांकित चित्र बनाने के लिए आ जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यदि आपको नामांकित चित्र आता है तो वर्णन आप चित्र को देखकर कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए तो एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर देखते हैं। ये एक प्रारूपी बीजांड की संरचना है। ठीक है, अब हम इसके नामांकन की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो देखिए, एक प्रारूपी बीजांड की यदि बात करें तो सबसे पहले बाहर से चलते हैं। एक प्रारूपी बीजांड में दो आवरण पाए जाते हैं, दो त्वचा पाई जाती है, आवरण बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाले आवरण को बोलते हैं हम बाह्य त्वचा। इसके भीतर ये खाली संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं हम आंतरिक त्वचा। ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। अगर आपको याद रखना हो तो आप एक नाम और याद रख सकते हैं, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, चलिए अब इंटेग्यूमेंट, दोनों इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ ये खाली स्थान आप देख रहे हैं, इस खाली स्थान को बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक सामने यदि आप एक सीधी रेखा खींचे यहां इधर, इस भाग को बोलते हैं निभाग। क्या बोला जाता है, निभाग। ठीक है, निभाग के पास में ये तीन कोशिकाएं हैं, 1 2 3। ठीक है, निभाग के पास जो तीन कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं एंटी
कोडियल कोशिकाएं। ठीक है, ये बीजांड द्वार के पास में भी 3 कोशिकाएं हैं। इन 3 कोशिकाओं में से 2 कोशिकाओं को बोलते हैं सिनर्गेट। सिनर्गेट कोशिका, एक का नाम लिखा है, ए पे निशान लगा है, इसमें एक कोशिका, 2 पे लगाओगे तो कोशिकाएं। और जो बीच वाली होती है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, या मादा युग्मक। ठीक है, अब इन दोनों कोशिकाओं के बीच में, यहां बीच में ये जो 2 8 अनंत के साथ जो संरचना दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, अब ये 8 कोशिकाएं जिस वृत्ताकार संरचना में बंद है, ये पूरी संरचना इसमें ये बंद है, आपको दिख रही है ये वाली, इस पूरी संरचना को बोलते हैं हम भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। ठीक है, एक वृंत जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये इस संरचना को बोलते हैं हम बीजांड वृंत। ठीक है, अब देखिए क्या है, बीजांड वृंत जिस स्थान पर इस बीजांड के मुख्य काय से, मुख्य शरीर से जुड़ा हुआ दिखता है, उस स्थान को, जैसे ये बीजांड वृंत है और यहाँ ये इसका बीजांड काय है, ये पूरा इतने भाग को हम बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान पे ये इससे जुड़ा हुआ होता है उस स्थान को बोलते हैं नाभिका। क्या बोलते हैं उसे? नाभिका। ठीक है, तो ये एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र है, बहुत आसान है। जो आपको दिखाई दे रहा है या जो आपने नाम लिखे हैं उन्हीं नामों को आपको वर्णन करना है। जब आप इसका वर्णन कर देंगे तो ये नामांकित चित्र सहित वर्णन हो जाएगा, लिख देंगे। ठीक है, और यदि आप केवल नामांकित चित्र बनाकर आ जाएंगे तो ये केवल नामांकित चित्र हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 3 चीजें मैं बता रहा हूं, उनको आपको विशेषता ध्यान रखना है। एक आपको ये बीजांड द्वार, ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में माइक्रोफाइल बोलते हैं। ठीक, दूसरा ये निभाग, ठीक है, इसको अंग्रेजी में चैलेजा बोलते हैं। और तीसरा बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, अब ये जो बीजांड वृंत है इसको बोलते हैं हम फ्यूनेटेड। ठीक, ये 3 नाम आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा। ये 3 नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्हीं 3 नामों और 3 नामों की स्थिति या इन तीनों संरचनाओं की स्थिति आपस में जो तालमेल होता है उसके आधार पर बीजांड फिर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मैं बीजांडों के प्रकार नहीं बताऊंगा। यदि मैं अभी बीजांडों के प्रकार बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बीजांड की संरचना भी दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, कुल हम मिलाकर हमें 6 प्रकार के बीजांड पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीजांड किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए तथा विभिन्न प्रकार के बीजांडों को नामांकित चित्र सहित बताइए। ठीक है, तो ये स्थिति याद रखिए। और एक चीज और रह गई, भ्रूणकोश। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। ये 4 नाम याद रखिएगा। इन 4 नामों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर ये जो बीजांड है ये 6 प्रकार का होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं। आप सबसे मैं फिर बात बोलना चाहूंगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आप अपनी नोट कॉपी में नोट करते रहिए। जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो, जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन डाउट उन्हीं बच्चों को क्लियर होंगे जिनके ये नोट्स कंप्लीट मिलेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।